हाँ जी बच्चों, तो आज हम पढ़ते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपकी बायोलॉजी का, जेनेटिक्स। ठीक है, इसमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, देखते हैं वन बाई वन आगे। सबसे पहले बच्चों, जब हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी किताब जब हम खोलते हैं तो हमारा सामना होता है दो वर्ड से, हेरिडिटी और इनहेरिटेंस। बच्चे सोचते हैं इनमें सर दोनों दिखने में तो सेम लगते हैं, सुनने में भी लगता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आज देखते हैं इनमें क्या अंतर है। हेरिडिटी क्या बोल रहा है? हेरिडिटी बच्चों इट इज़ अ पासिंग ऑफ जेनेटिक ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब करेक्टर्स, जो करेक्टर्स हमें बच्चों पेरेंट्स से ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, ट्रेड्स उसको बोला गया है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो हेरिडिटी वो है, मतलब जो ट्रेड्स पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं उसको हम हेरिडिटी बोल रहे हैं। और बच्चों इनहेरिटेंस किसको बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस इज अ एक्सप्रेशन ऑफ दोज ट्रेड्स अक्रॉस जनरेशन। हमारे दादाजी से पिताजी में आए, पिताजी से हम में आए, हमसे हमारे बच्चों में जाएंगे, ये सारे प्रोसेस को इसको क्या बोल रहे हैं? इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चों, आगे हम बात करते हैं कि सर इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? हेरिडिटी हुई, इनहेरिटेंस हुआ, इसके लिए सर रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? बच्चों इसके बारे में देखते हैं। अब हमारे पास टर्मिनोलॉजी सर आती है कि सर हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जो मेनली मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, प्रोटीन, आरएनए, डीएनए। जब हम आगे पूरी लाइफ साइकिल पढ़ते हैं अपना पूरा, क्योंकि प्रोटीन नहीं बनेगा तो हमारी सेल पूरा काम नहीं करेंगे, फंक्शन। और ये बनता कहाँ से? डीएनए और आरएनए से। तो मेन जो 3 मॉलिक्यूल निकल के आते हैं। अब सर ये हेरिडिटी और इनहेरिटेंस का काम कौन करता है, इसके बारे में वन बाई वन हम बात करते हैं। क्या सर प्रोटीन काम करता है? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता। आरएनए काम करता है, डीएनए काम करता है, देखते हैं आगे क्या है। सर ये मॉलिक्यूल जो ये काम कर रहा है, इतना इंपॉर्टेंट काम सर कर रहा है, इंफॉर्मेशन को हमारे पिताजी से लेके दादाजी से, पिताजी में, पिताजी से हम में, इसको इतना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है कौन सा आखिर में, वो देखते हैं। और इसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए वो हम बात करते हैं। एक साइड में रख दो जो डीएनए है, ठीक है, मॉलिक्यूल की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए। अ मॉलिक्यूल दैट कैन एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये सारे क्राइटेरिया होने चाहिए पूरे। ठीक है बच्चों, क्राइटेरिया कौन कौन से होने चाहिए? इट शुड बी जनरेट इट्स रेप्लिका। बच्चों जब हमारी बॉडी छोटे से लेकर बड़े तक हम बनते जाते हैं तो कैसे, जब सेल डिवाइड नहीं करेंगी तो बच्चों हम ग्रो कैसे करेंगे? तो उसके अंदर भी जब सेल ग्रोथ होगी बच्चों, सेल ग्रोथ होगी तो सेल के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट वो भी ग्रो करेंगे, मतलब सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है वो भी ग्रो करेगा बच्चों। तो उसमें रेप्लिकेशन की क्वालिटी होनी चाहिए। पहली क्वालिटी निकल के आई, समझे? जैसे आप लोगों को अगर नीट क्वालिफाई करना है, डॉक्टर बनना है, तो आपके अंदर पहली क्वालिटी क्या होनी चाहिए? कि आपको पढ़ना हो, लंबे समय तक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। इसी तरीके से इसमें अगर कोई मॉलिक्यूल ये काबिलियत, उसको हम ये टैग दे रहे हैं कि जेनेटिक मटेरियल है, ये इनहेरिटेंस या हेरिडिटी को की बजाय एकमात्र ये मॉलिक्यूल है, तो उसके अंदर पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए, रेप्लिकेशन वाली। सेकंड, भाई जब वो इंपॉर्टेंट इतना काम कर रहा है ना, तो उसको स्टेबल भी होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जब कोई इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है तो स्टेबिलिटी तो उसके साथ आती ही आती है ना बच्चों, ये चीज़ है। इट शुड बी स्टेबल केमिकली और स्ट्रक्चरली, दोनों तरीके से स्टेबल होना चाहिए बच्चों को। तीसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, इट शुड प्रोवाइड द स्कोप ऑफ सोल्यूशन। हमने देखा है कि बच्चों पेरेंट्स में हमारे जो दादाजी थे, दादाजी में थोड़े से, ऐसा नहीं है कि हमारे पिताजी दादाजी की हूबहू कॉपी है, थोड़े से चेंज हैं उसमें, और पिताजी में और हमें भी थोड़े वेरिएशन है। तो इसका मतलब उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस का स्कोप होना चाहिए बच्चों। ये तो पूरा एकदम कार्बन कॉपी हो जाएगा ना, एक सेम हो जाएगा, इसलिए उसमें चेंज का स्कोप होना चाहिए। इसको हम म्यूटेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चों अगर ये चेंज नहीं होंगे तो हमारा जो एवोल्यूशन का सिद्धांत, एवोल्यूशन की नींव ही किससे पड़ी है बच्चों? वेरिएशन से। ये चेंज नहीं होंगे तो एवोल्यूशन सारा फिर खत्म ही हो जाएगा ना पूरा। फोर्थ पॉइंट पे बात हैं, इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर। ये बच्चों हम आगे बात करेंगे कि ये जो जेनेटिक मटेरियल हमारा जो भी होना चाहिए, जो रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के लिए, वो मेंडेलियन कैरेक्टर या इस फैशन में उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, मेंडल के बारे में बात बताया गया है। अब बच्चों हमारे कुछ सवाल में आता है कि हमने देख लिया सर हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस देख लिया, क्या है, क्या कौन सा जेनेटिक मटेरियल, कौन सा मटेरियल इसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, ये देख लिया। अब वो कौन से मानव हैं जिन्होंने ये देखा, ये इसका आविष्कार, ये इसने पहली बार नोटिस किया, वो हैं जॉर्ज मेंडल। मेंडल साहब ने पहली बार बताया कि हमारी बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में एक मटेरियल है डीएनए, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल टैग दिया है, वो रेस्पॉन्सिबल है हेरिडिटी और इनहेरिटेंस के पीछे। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने इस दौरान देखा ना, ऐसा नहीं है उन्होंने हवा हवाई बातें कर दी, इसके पीछे पूरा उन्होंने रिसर्च किया और तथ्य दिए, एक्सप्लेन किया उन्होंने। इस दौरान बच्चों मेंडल ने क्या किया, मेंडल बेसिकली क्या थे, एक
जो क्यूरेटर होते हैं ना, माली होते हैं जो इसमें काम करते हैं, बेसिकली वो थे, और उनका मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छा था बच्चों, ठीक है। उन्होंने कुछ ट्रेड्स और करेक्टर इस्तेमाल किए पौधों के इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए। उनको देखते हैं मन भाई बनो। इन्होंने क्या लिया बच्चों, 7 पेयर ऑफ, एक लाइन दे रखा है इसमें, एक वर्ड दे रखा है, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब बच्चों क्या होता है, एकदम क्लियर का डिफरेंस कर दे, ब्लैक एंड व्हाइट, क्लियर का डिफरेंस दिख रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट, लंबा छोटा, एकदम कॉन्ट्रास्ट, जस्ट अपोजिट, अंधेरा उजाला, एकदम कॉन्ट्रास्ट। ऐसे ही करेक्टर उन्होंने लिए बच्चों। 7 करेक्टर 1 बाई 1 देखते हैं। पहला करेक्टर क्या है, सीड शेप, इसमें क्या बच्चों, राउंड और रिंकल, एक तो एकदम परफेक्ट गोल और एकदम रिंकल खुरदुरा। दूसरा करेक्टर क्या बच्चों, येलो कलर और ग्रीन कलर, देख रहे हैं कॉन्ट्रास्ट का लेवल देख रहे हैं, फ्लावर में वॉयलेट और येलो। चौथा कौन सा लिया, जो पॉड का शेप्ड है वो फुल और कॉन्स्ट्रिक्टेड, देखो दिख रहा है, डायग्राम में भी दे रखा है। पॉड का कलर क्या बच्चों, ग्रीन एंड येलो। और फ्लावर पोजीशन, कि फ्लावर एक्सियल पोजीशन पे आ रहे हैं या टर्मिनल पोजीशन पे आ रहे हैं। और लास्ट स्टेम हाइट, टॉल एंड डॉर्फ। ये कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, ताकि हम क्लियर कट डिस्टिंग्विश कर सकें कि कौन सा करेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में पास हुआ है बच्चों, समझे। 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स, इनको ध्यान से पढ़ना क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कि सर हमने देख लिया, एक चीज और देखो बच्चों, ये पहली देखो एक चीज आपने मिस कर दी इसमें। हमने इसमें देखा बच्चों, जब हमने कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर देखा ना, डोमिनेंट और रिसेसिव। सर डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है, हमने तो ऐसे जाना कि बहुत बड़ा डोमिनेंट इंसान है। डोमिनेंट मतलब पावरफुल, डोमिनेंट मतलब जिसकी चलती है, जो ताकत में ज्यादा है बच्चों, जो अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादा करता है। डोमिनेंट मतलब जो एक्सप्रेसिव है, मतलब जो ट्रेड्स, जो करेक्टर एक्सप्रेसिव होगा, डोमिनेंट। बाकी कुछ लोग होते हैं ये बड़ा रिसेसिव, सुस्ता है, मतलब जो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बच्चों, वो रिसेसिव करेक्टर में आ रहे हैं, समझे। इसमें कोई भी चीज रटने की नहीं है। डोमिनेंट से समझ रहे हैं आप, वो अपने आप को डोमिनेंट कर रहा है, प्राउडली एक्सप्रेस कर रहा है, डोमिनेंट ट्रेट। और रिसेसिव अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब डोमिनेंट ट्रेट को इसमें डिफाइन किया गया, आर डोमिनेंट ट्रेट्स आर एक्सप्रेस व्हेन इंडिविजुअल इनहेरिटेंस एट लीस्ट 1 डोमिनेंट एलील ऑफ पेरेंट्स। अब ये एलील क्या होता है, ये चीज देखते हैं बच्चों। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो डबल हेलिक्स, 2 स्ट्रैंड होते हैं उसमें डीएनए के, वो दोनों अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो बच्चों हमारा जो जीन होता है ना, जीन का एक इस मॉलिक्यूल इस स्ट्रैंड पर भी होता है, दोनों कंप्लीट मिला के एक जीन बनाते हैं, ठीक है। तो जो बच्चों देखो इस तरीके से बताऊं मैं आपको, सपोज एक स्ट्रैंड हमारा ये हो गया डीएनए का, एक स्ट्रैंड ये हो गया, डबल स्ट्रैंडेड होता है ना डीएनए हमारा। तो जो हमारा एलील, सपोज हमारा स्किन कलर के लिए हमारा जो जीन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, वो ये प्रेजेंट है, समझे बच्चों। सपोज अगर बच्चों फेयर कलर के लिए बच्चों हम इस तरीके से मान लेते हैं बच्चों, ये एफ है, एफ जीन मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं हम, ये इस तरीके से कोई मान लिया हमने फेयर कलर कि मतलब अगर एफ जीन रेस्पॉन्सिबल होगा तो उस इंडिविजुअल का कलर एक्सट्रीम फेयर होगा, मतलब एकदम फेयर होगा उसका कलर, ठीक है। एफ उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों जो ये है ना, ये इसको हम एलील बोल रहे हैं, ठीक है। ये जो प्रेजेंट है, जो डीएनए पे जो स्ट्रैंड प्रेजेंट है ना, जो रेस्पॉन्सिबल है ट्रेड्स के लिए, उसको हम एलील बोल रहे हैं। और ये पेयर्स में होते हैं बच्चों, क्योंकि हमारा डीएनए भी पेयर में है, 2 स्ट्रैंड हैं, इसलिए हमारे एलील भी पेयर में होंगे, समझे बच्चों। इस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये 2 स्ट्रैंड किसी भी आई कलर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल, मतलब यहाँ पे हो सकता है एफ की जगह, इसको हम हटा दें, रखो, हो सकता है एफ की जगह यहाँ पे पहले हमारे दोनों एफ थे, इस बार एफ और स्मॉल एफ हो गया। तो जो स्किन कलर है बच्चों एकदम फेयर था, हो सकता है थोड़ा सा डार्क हो जाए, हल्का सा, समझे बच्चों। ये रेस्पॉन्सिबल है, ये हमारे एलील हैं, ये डिसाइड करेंगे कि हमारे कैरेक्टर्स की, हमारे ट्रेड्स की इंटेंसिटी क्या होगी, समझे बच्चों। ये हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इसमें क्या बोला गया है, डोमिनेंट ट्रेड्स के बारे में देख लिया हमने। डोमिनेंट ट्रेड्स आर एक्सप्रेस, मतलब जो अपने इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को, ठीक है। एक्सप्रेस व्हेन एन इंडिविजुअल इनहेरिट एट लीस्ट 1 डोमिनेंट एलील, हमने बात किया था ना अभी, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ, 1 डोमिनेंट एलील फ्रॉम अ पेरेंट्स। बच्चों जब 2 डीएनए के स्ट्रैंड निकल के आ रहे हैं, हमने क्या देखा था बच्चों, जब हमारा बच्चों देखो हम क्या देखते हैं, जब हमारा जाइगोट होता है बच्चों, ठीक है। एक तो हमारा ये देखो, ये फादर से निकल के आ रहा है, मदर से निकल के आ रहा है, दोनों एग निकल के आएंगे, जाइगोट बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो डीएनए है, जो डबल स्टैंडर्ड है, एक तो पेरेंट से आ रहा है,
और एक जो क्या नाम है फादर से आ रहा है, एक मदर से आ रहा है। तो मतलब एक डीएनए का स्ट्रैंड वहां से आ रहा है और एक यहां से आ रहा है, समझे। इसलिए इसमें बोला गया बच्चों एटलीस्ट वन डोमिनेंट अलील फ्रॉम अ पेरेंट। डोमिनेंट अलील बच्चों आएगा कहां से, पेरेंट से तो आएगा ना। और हमने क्या बताया, रिसेसिव तो बच्चों अपने आप को एक्सप्रेस कर ही नहीं रहा ना, वो तो रिसेसिव आराम शांति से बैठा हुआ है। अगर करेक्टर की इंटेंसिटी है डोमिनेंट अलील। अब बच्चों हम बात करते हैं, हम डोमिनेंट अलील की बात कर रहे थे बच्चों, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। अब हम रिसेसिव की हमने बात किया कि जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, वो शांति से बैठा हुआ है। भाई जब हम इसमें बता रहे थे आपको, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड थे हमारे पास, हमने 2 बताया था। ये एफ था यहाँ पे और यहाँ पे एफ ये था। जब मैंने पहला केस बच्चों आपको बताया जिसमें दोनों में एफ एफ था बच्चों, तो उसका कलर एकदम फेयर था। जब इसने अपना काम करना बच्चों बंद कर दिया, क्रॉस लगा दिया मैंने निशान पे, इसने अपना काम करना बंद कर दिया बच्चों, तो जो फेयरनेस की इंटेंसिटी वो कम हो गई। मतलब उसको कुछ एक्स्ट्रा काम करना नहीं पड़ा, तो शांति से बस बैठ गई हूँ। रिसेसिव एलील काम करना कम कर दिया, जो ट्रेड्स की इंटेंसिटी थी वो अपने आप कम हो गई बच्चों। इस टाइम पर जो इंटेंसिटी जो भी ट्रेड्स की है वो केवल और केवल डोमिनेंट अलील की वजह से है बच्चों, समझे। जान रहे इंटेंसिटी डोमिनेंट अलील की इंपॉर्टेंस कितनी है, ये चीज है। अब आगे देखते हैं हम। रिसेसिव ट्रेड्स हमने देख लिया, ठीक है, जैसे एग्जांपल में दे रखा है देखो बी एंड बी, ठीक है, ये हो चुका हमारा। अब हम आगे बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब मेंडल ने ये सारी चीज़ें बता दी, डोमिनेंस रिसेसिव के बारे में बता दिया हमने, देखो ठीक है, इसके बारे में ट्रेड्स के बारे में बता दिया। इन सब पे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था, समझाया था पूरी दुनिया को, ठीक है, कि क्या बता रहे हैं मेंडल ये एक्सपेरिमेंट। भाई कोई भी चीज़ आप बताएंगे तो पूरी प्रूफ के साथ बताएंगे ना। अब मेंडल ने ये सारी चीज़ें बताई, तो मेंडल ने कुछ अपने प्रिंसिपल भी दिए। भाई कोई भी व्यक्ति कोई नई थ्योरी देता है तो अपने सिद्धांत भी देता है कि ये मैंने इस बिहाफ पे ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो मेंडल ने जो प्रिंसिपल बताए उसमें पहला प्रिंसिपल आता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस के बारे में जो पहले मैंने बताया, जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्रेसिव है डोमिनेंस, ठीक है। द करेक्टर आर कंट्रोल्ड बाय द डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। बच्चों ये फैक्टर्स किसको बोला जा रहा है, जो डीएनए के स्ट्रैंड पर, ये देखो ये क्रोमोसोम के स्ट्रैंड पर जो डीएनए का मॉलिक्यूल प्रेजेंट था, जो हमने एफ बताया था, जो रेस्पॉन्स कंट्रोल कर रहा था उस ट्रेड को, करेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट, इसको बच्चों फैक्टर बोला जा रहा है। बेसिकली ये फैक्टर है क्या, एक तौर से जी नहीं है ये। यहां से क्वेश्चन उठ क्या था बच्चों, ठीक है, ये मेंडल ने जो फैक्टर बोला है वो क्या है, जी नहीं है, ठीक है। अब क्या है, फैक्टर्स अकर इन पेयर। बच्चों मैंने अभी क्या बताया था कि 2 डीएनए के स्ट्रैंड हैं और दोनों पर ही अलील प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या हो गया, पेयर्स। सारी चीज़ प्रूव हो रही हैं, एक भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं है। अब मैंने क्या बोला था, इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड अदर इज रिसेसिव। बच्चों मैंने क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि इन एफ के केस में एक कैपिटल एफ है, एक स्मॉल एफ है, तो उस केस में बच्चों डोमिनेंट अलील ही अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, क्योंकि रिसेसिव वाला तो शांत हो गया ना बच्चों, एक एक्सट्रीम फेयर हो गया, एक हो गया नॉर्मल स्किन, हम लोगों की जैसी स्किन हो गई एकदम, तो इसने अपना काम बंद कर दिया बच्चों, इसलिए वो नॉर्मल स्किन पे आ गया। नॉर्मल एकदम एक्सट्रीम फेयर वाला हो गया, एक नॉर्मल स्किन जैसे हम लोगों की होती है, इसने काम करना बंद कर दिया रिसेसिव, समझे, कोई रटने की जरूरत। अब आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है, देखो यही इसमें बताया गया है। सपोज एक टॉल है, ठीक है, टीटी, इसके क्योंकि टीटी क्यों दो में क्यों लिया गया, क्योंकि बच्चों 2 हैं पेयर में है ना, इसलिए 2 बार, ठीक है। ड्वार्फ का भी ले लिया स्मॉल टी, जब इनकी गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। अब बच्चों एक चीज़ देखो यहाँ से, जब हमारे सपोज ये फादर का डीएनए, सपोज यहीं समझ लेते हैं, सपोज ये फादर से लिया गया है, ये समझने के लिए फादर लिख लेते हैं, और ये मदर से, सपोज फॉर एग्जांपल, इसका उल्टा भी हो सकता है। सपोज बच्चों ये फादर का डीएनए, ये मतलब यहाँ से सेल ले लिया, फादर की सेल ले ली हमने, यहाँ से ये इसके जो डीएनए है बच्चों उसमें टी मतलब दोनों हों जो उसके डीएनए के स्ट्रैंड है ना, वहाँ से, जैसे हमने एफ बताया था आपको, यहाँ पे दोनों पे, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, ऐसे यहाँ पे उल्टा है। इनका जो मदर का डीएनए है, ठीक है, वो पेयर में प्रेजेंट है यहाँ पे स्मॉल टी और स्मॉल टी है बच्चों। जब मैंने बच्चों आपको बताया था कि दोनों जब गैमीट्स की फॉर्मेशन होगी बच्चों, तो दोनों से एक एक निकल के आएगा, क्योंकि गैमीट्स की प्लॉइडी कितनी होती है बच्चों, हैप्लॉइडी होती है, एन होती है। हमारी नॉर्मल सेल की कितनी होती है, 2n, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से एक एक निकल के आ रहा है, दोनों से टी स्मॉल टी निकल के आएगा। तो बेसिक
इनका जो टी कैपिटल टी और स्मॉल टी F1 जनरेशन में निकल के आ रहा है। जीनोटाइप बेशक बच्चों इनका अलग है, पर इनका जो फिनोटाइप होगा, जो दिखने में जो बच्चे होंगे वो सारे टॉल ही होंगे, चाहे उनके अंदर कैपिटल टी स्मॉल टी ही क्यों ना हो। समझ में आ रही है बच्चों? क्योंकि एक यहाँ से टी निकल के आ गया। क्योंकि बच्चों ये ऐसा हो क्यों रहा है बच्चों? क्योंकि जो हमारा रिसेसिव अलील है ये इसकी वजह से, और यहाँ पर इसके साथ डोमिनेंट अलील आ गया ना, तो उसको तो काम करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आराम से ही है। पर ये जो पेरेंट्स हैं बेसिक इनके जीनोटाइप अलग अलग हैं, पर ये होंगे सारे टॉल ही। समझ पा रही बात? अब आगे बात करते हैं, आगे क्या दे रखा है। अब बात करते हैं सेकंड, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे बच्चों मैंने पिछले में आपको बताया था कि हमारी एक सेल फादर की, एक सेल मदर की, सब कुछ यहाँ से मान लीजिए, ठीक है। तो जिस टाइम पे गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, मैंने आपको क्या बताया बच्चे, नॉर्मल सेल की प्लॉइडी 2n होती है, मतलब 2n मतलब 46 क्रोमोसोम, जो हमें पता है, सारी चीज़ें पता है। तो बच्चों प्लॉइडी 2n होती है। अगर सोचो बच्चों 2n यहाँ से आ गए, 2n यहाँ से आ गए, तो 4n हो गया ना, तो ये तो प्लॉइडी चेंज हो जाएगी बच्चों। तो ये क्या किया जाता है बच्चों, ड्यूरिंग जो गैमीट्स की फॉर्मेशन होती है, एक स्पेशल टाइप को सेल डिवीजन किया जाता है जिसको मियोसिस बोलते हैं बच्चों, जिसमें जो 2n से प्लॉइडी है ना वो n रह जाती है। जो 2n से प्लॉइडी बच्चों n रह गई, तो जब हमने 2 एलील्स बताए थे बच्चों, वहां से भी तो एक ही एलील उठ के आ रहा होगा ना, क्योंकि क्रोमोसोम भी हमारे हाफ हो गए, क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट था वो भी हाफ हो गया, तो एलील भी तो हाफ ही उठ के आ रहे होंगे ना बच्चों, दोनों तरफ से। भाई दोनों से 2n थे, वहाँ से n उठ के आया, तभी जाइगोट की फॉर्मेशन हुआ, वो भी 2n हुआ। यही इसमें बताया गया है सेग्रीगेशन में। क्या बोला गया है बच्चों इसमें, लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में? जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले इसमें बताया गया है कि येलो और ग्रीन के बारे में बताया गया है। यहाँ से देखो येलो था तो इससे जो गैमेट्स निकल के आया वो ये, क्योंकि एक ही निकल के आएगा ना, n बाई निकल के आ गया यहाँ से। चाहे ग्रीन था, दोनों पे स्मॉल बाई था, एक निकल के आ गया स्मॉल बाई। ईच होमोजाइगस पेरेंट्स इन पेरेंटल जनरेशन फॉर्म वन काइंड ऑफ गैमेट्स। क्योंकि बच्चों दोनों होमोजाइगस थे और हमने बताया कि प्लॉइडी n ही रहेगी जाइगोट के अंदर, इसलिए बच्चों सेम काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ गैमेट निकल के आए। अगर ये हेटेरोजाइगस होता बच्चों तो 2 टाइप ऑफ गैमेट निकल के आते। कैसे बताएं, एक तो देखें इस बात को। सपोज बच्चों अगर जो पेरेंट्स हैं उनके अगर ये होता प्लॉइडी कैपिटल वाई और स्मॉल वाई होती बच्चों, तो 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स निकल के आते। जब दोनों में कैपिटल वाई हो या दोनों में स्मॉल वाई हो, तो प्लॉइडी में जो गैमेट्स निकल के आएंगे वो इस एक टाइप के निकल के आएंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए बोला गया वन काइंड ऑफ गैमेट। अगर पेरेंट्स हेटेरोजाइगस होंगे तो 2 टाइप ऑफ गैमेट्स बनेंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। जब हमने बात कर ली कि गैमेट्स यहाँ पे निकल के आ गए, यहाँ से भी क्वेश्चन बन के आता है कि आपको दे दिया है कि पेरेंट्स का जीनोटाइप दे दिया जाएगा कि गैमेट्स कितने टाइप के होंगे बच्चों, यहाँ से देखिए जनरेट होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि F1 जनरेशन में क्या हुआ, जब इन दोनों की मेटिंग हुई बच्चों, जाइगोट बना कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। इसमें क्या बोला गया है, द हेटेरोजाइगस F1 हेटेरोजाइगस क्यों बोला गया है, क्योंकि अलग अलग है, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, समझे। अगर दोनों सेम होते, दोनों स्मॉल होते या दोनों कैपिटल होते तो होमोजाइगस हो जाता वो। और फिर F1 क्योंकि फर्स्ट जनरेशन है इसलिए F1 इसको बोला गया है। F1 ऑफ स्प्रिंग फॉर्म द 2 काइंड ऑफ गैमेट। बच्चों जो मैंने आपको बताया था अभी, अगर ये हेटेरोजाइगस है बच्चों तो यहाँ 2 टाइप का गैमेट बनना है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे देखो, यहाँ सिंगल टाइप ऑफ गैमेट बनना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जब बच्चों फर्स्ट जनरेशन हमने देख लिया कि अगर होमोजाइगस है तो 1 टाइप के बनना है, हेटेरोजाइगस है तो 2 टाइप के गैमेट बनना है। इसके एग्जाम्पल के साथ आगे देख लीजिए, हेटेरोजाइगस है देखिए 2 टाइप के गैमेट बनना है। अब आते हैं सेकंड जनरेशन F2 जनरेशन। सर हमने F1 में तो देख लिया कि सिंपल था, एक गैमेट था, मीटिंग करा दी, जाइगोट बन गया, सिंपल हो गया एकदम। जब बच्चों F2 में हमने देख रहा है कि सर 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। सपोज बाई किसी के पेरेंट्स हैं, सपोज पूरा रटने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, किसी के पेरेंट्स का जीनोटाइप ही है, सपोज फॉर एग्जांपल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सर आपको कैसे पता लगेगा कि पेरेंट जो बच्चे के अंदर जो गैमेट्स बनना है, जो सेल फॉर्मेशन होकर आ रही है, जो मियोसिस के बाद में जो गैमेट्स बनना है उसमें कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई है बच्चों, ये होती है चांस प्रोबेबिलिटी, यहाँ से निकल के आती है बच्चों, ठीक है। यहाँ से देखो, अब हमने मीटिंग क्या कराई बच्चों, जो दोनों जाइगोट थे, भाई ये पेरेंट्स का, सपोज ये पेरेंट्स हैं, सपोज, ठीक है, यहाँ देख लो ये पेरेंट्स हैं, इनका ये है जीनोटाइप, इससे गैमेट ये भी बन सकता है, इससे गैमेट ये भी बन सकता है। भाई 50% प्रोबेबिलिटी तो इसकी है और 50% ही प्रोबेबिलिटी इसकी है, कुछ भी बन सकता है ना भाई। ये पेरेंट्स यहाँ से निकल के आ गया, दूसरे पेरेंट्स से मदर से वो भी निकल के आया, तो 50% दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। अब बच्चों F1 जनरेशन में हमने क्या किया, दोनों का ना, ये देखो पेरेंट्स के इधर से निकल के आ गया, ये इधर से, दोनों की मीटिंग करा दी। इसको हम बोलते हैं पुनेट स्क्वायर,
जब बच्चों सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया एफ ऑफ स्प्रिंग का, तो उसमें क्या रेशियो निकल के आया? 3:1। 3:1 किसके लिए निकल के आया? डोमिनेंट एलील की। ये क्या दिखाना चाह रहा है बच्चों? बेशक चाहे आप इसमें हेट्रोजाइगस में कैपिटल बाई स्मॉल बाई था, कैपिटल बाई चूंकि येलो को एक्सप्रेस कर रहा था, ये सारे येलो होंगे, बेशक इसमें यहाँ पे स्मॉल बाई है, पर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा बच्चों। पर नीचे वाली जनरेशन में देखिए, ये यहाँ पर ग्रीन निकल के आ रहा है। क्योंकि बच्चों इसी को बोला गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। समझ रहे हो बच्चों? भाई ये अपने आप को सेग्रीगेट कर रहा है बच्चों। इसने यहां पर ब्लेंडिंग नहीं की। ये यहां पर येलो और ग्रीन जो एलील थे वो ब्लेंड नहीं हुए आपस में। चाहे बेशक आपको येलो कलर दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाले ने अपनी कैरेक्टरिस्टिक नहीं छोड़ी। अगर ग्रीन वाला अपनी कैरेक्टरिस्टिक यहां छोड़ता तो यहां वो ग्रीन एक्सप्रेस नहीं करता बच्चों। इसलिए इसी को बोला गया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बहुत सारे बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। ये भाई सेग्रीगेट का मतलब क्या है? अपने आप को उसने सेग्रीगेट कर लिया, साइड में कर लिया, मतलब अपने आप को मिक्स नहीं किया उसने। ऐसे हम लोग मिल जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, सेग्रीगेट नहीं किया उसने, अपने आप को अलग रखा। भाई यहाँ पे तो बोलने को आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ पे आया बाई, कैपिटल बाई स्मॉल बाई, मतलब ग्रीन ने अपने आप को येलो में मर्ज कर दिया, मिक्स कर दिया। बट ऐसा नहीं है। आप बोलेंगे क्यों ऐसा नहीं है? मैं बोलूँगा बच्चों ऐसा इसलिए नहीं है, अगर इसको मिक्स कर देता तो यहाँ पर ग्रीन कलर नहीं आता। यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेकेंड लॉ मेंडल का, ठीक है, जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब बात करते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मेंडल का तीसरा और आखिरी और इंपॉर्टेंट लॉ। सर लॉ ऑफ डोमिनेंस समझ में आ गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन समझ में आ गया, अब ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या बोला है? बच्चों क्या होता है ना, ऐसे मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। डीएनए के हमारे पास 2 स्ट्रैंड थे बच्चों। जब बच्चों हमारे पास हमने देखा कि डीएनए, क्योंकि 26 पेरेंट 46 हैं टोटल, करेक्टर्स हमारे पास बहुत सारे हैं, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ करेक्टर है हमारे पास। तो मतलब डीएनए में कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाती है। कुछ तो जीन होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। और कभी कभी बच्चों क्या होता है ना, कुछ जीन बहुत पास पास होते हैं, ठीक है। तो बच्चों जब कुछ जीन बहुत पास पास होते हैं, कुछ जीन बहुत दूर दूर होते हैं। भाई जो पास पास होगा, तो अब इसके बारे में चलो आगे बात करते हैं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इसको देखते हैं। इन डाई हाइब्रिड क्रॉस द फिनोटाइप राउंड, येलो, रिंकल, और इसमें ये बोला गया बच्चों कि जो इसने कैरेक्टरिस्टिक ली, क्या कैरेक्टरिस्टिक ली? भाई हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में देख लिया था। मोनो हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? एक कोई कैरेक्टर लिया, उनका हाइब्रिडाइजेशन कराया। हाइब्रिड मतलब एक टॉल लिया, एक ड्वार्फ लिया, 2 कैरेक्टर लिए, दोनों को मिक्स करा दिया, मतलब हाइब्रिड बन गया। भाई कोई भी चीज़ हाइब्रिड कब बनती है? आपने 2 कैरेक्टर लिए, दोनों की मिक्सिंग करा दी, हाइब्रिड बन गया। हाइब्रिड यही होता है ना भाई, मॉडर्न और ट्रेडिशन दोनों को लिया, मिक्स करा दिया, वो हाइब्रिड होती है। ऐसे ही बच्चों इसमें होता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जब आप एक ट्रेट, एक कैरेक्टर की हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं, जैसे हमने कराया था पीछे। देखो देखो, देखो बच्चों, ये मोनो हाइब्रिड, यहाँ ये टॉल और ड्वार्फा कराया था हमने, ये मोनो हाइब्रिड है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों जब हमारे पास 2 कैरेक्टर निकल के आते हैं, 2 ट्रेड्स निकल के आते हैं, जैसे यहाँ है बच्चों कलर का और शेप का, राउंड और येलो, तो उसको डाई हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं बच्चों। और इसका जो रिजल्ट निकल के आता है ना, ये मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, वो पुनेट स्क्वायर, एक स्क्वायर बनता है, देखिए इसकी बिहाफ पर उसका नाम पुनेट स्क्वायर दिया गया था। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है बच्चों। इसमें होता क्या है, इससे क्या समझ में आ रहा है आपको? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कुछ इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, मतलब एक कैरेक्टर अपने आप से दूसरे से मतलब इंडिपेंडेंट रहेगा, उसको दूसरे से कोई मतलब नहीं है। समझ पा रही मेरी बात को? मतलब एक कैरेक्टर जो अपने आप में, आगे चलो और देखते हैं, एक कैरेक्टर जो मतलब इसमें कई सारे जो, देखो इस पर हमने बताया कि कई सारे हमारे कैरेक्टर से जीन प्रेजेंट हैं, तो एक जब अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, उसका दूसरे से कोई मतलब नहीं होगा ज़्यादा, ठीक है। इसके में यही बताया गया है, ठीक है। क्योंकि बच्चों इसमें ऐसा क्यों बोला गया है, इसका देखो रिजल्ट भी दे रखा है। जब हमने येलो
और येलो और राउंड, ठीक है। और इसमें रिंकल्ड और ग्रीन, इनका जब हमने पुनेट स्क्वायर बनाया F2 जनरेशन तक लेके गए तो 9:3:3:1। अब ये था क्या 9 तो ऐसे थे बच्चों जो हमने डोमिनेंट करेक्टर थे ना येलो और राउंड वाले, तो 9 तो उन्होंने एक्सप्रेस किया, यहाँ पे देखते हैं देखो 9 तो इन्होंने एक्सप्रेस किया, ठीक है। और 3 3 1 देखो, जब हमने वो सेम प्रोसेस है उसका कि यहाँ से हमारा ये जीनोटाइप निकल के आ गया, ठीक है। ये राउंड और येलो का है, ये रिंकल्ड और ग्रीन का है, दोनों का हमने गैमेट्स बनाया, हमने बताया होमोजाइगस के कैसे बनते हैं। यहाँ से R से एक निकल के आ गए, ये बाई यहाँ से निकल के आ गए, इस तरीके से यहाँ से निकल के आ गए। जब इन दोनों की मीटिंग कराया ये क्या बन गया हमारा, ये F1 जनरेशन तक यहाँ तक आ गया। फिर इसके हमने क्या किया, इसके हमने क्या नाम है, ये क्या था F1 जनरेशन का था, ठीक है। और F1 के हमने गैमेट्स बनाए यहाँ पे, ठीक है, दोनों जनरेशन के, इधर मदर के इधर फादर के, दोनों का जब कॉम्बिनेशन कराया, दोनों की जब मीटिंग कराई, ये निकल के आया हमें रिजल्ट। समझ रहे बच्चों, ये रिजल्ट हमें निकल के आया है। इसमें क्या क्या निकल के आया है, येलो राउंड वाले 9 थे इसमें, देखो ये कैरेक्टर से भी आपको पता लग रहा है, कलर भी दे रखे हैं इसमें। येलो राउंड वाले 9 थे इसमें बच्चों, ग्रीन राउंड वाले 3 थे, रिंकल्ड ग्रीन, येलो रिंकल्ड वाले 3 थे और ग्रीन रिंकल्ड वाले 1 थे। इसका मतलब क्या, हर कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस किया बच्चों। जो रिसेसिव था ना, सबसे ज़्यादा रिसेसिव था ग्रीन और रिंकल्ड, उसने भी अपने आप को एक्सप्रेस किया, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट रखा अपने आप को, यही ये बता रहा है। आगे चलते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन, जो नॉर्मल बच्चों का क्वेश्चन होता है। नॉर्मल हम देखते हैं हमारे घरों में बोला जाता है कि इसके करेक्टर तो मम्मी से ज़्यादा मिलते हैं, इसके करेक्टर पापा से ज़्यादा मिलते हैं, ये सारी चीज़ें। और कई बार हमारी सोसाइटी में क्या होता है, जो विलेज एरिया होते हैं, ठीक है, जहाँ लोगों को इतनी जानकारी नहीं होती, वहाँ वुमेन्स को रेस्पॉन्सिबल बता दिया जाता है फॉर फीमेल चाइल्ड। बेटी पैदा हो गई घर में, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, माँ रेस्पॉन्सिबल है। पर हम पढ़ेंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। ऐसा क्यों है देखते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन जो हमारे ह्यूमन में होता है बच्चों, वो XY टाइप होता है। XY टाइप क्यों बोला गया, दो तरह, XY टाइप का मतलब क्या आखिर में, दो डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होते हैं, X और Y टाइप के। भाई 23 पेयर हैं, उसमें 22 पेयर तो एकदम सेम होंगे, ऑटोसोम्स हो गए। जो बात आती है एक पेयर की, वो X और Y, ठीक है। वो X और Y, जो मेल होता है बच्चों, उसमें तो X और Y होता है, और जो फीमेल होती है बच्चों, वहाँ दोनों XX होते हैं, वहाँ पूरा एकदम पूरा सेम होता है, पूरे के पूरे पेयर होते हैं वो एकदम सेम होते हैं। यहाँ आके एक पेयर में आके डिफरेंस हो जाता है X और Y में, इसलिए बोला गया है, क्योंकि जो डिफरेंस हो रहा है वही डिसाइड कर रहा है। इसलिए बच्चों इसके बिहाफ पे इसको क्या बोला गया है कि ह्यूमंस का जो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म है वो XY टाइप का है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा है बच्चों, उसकी वजह से डिसाइड हो रहा है कि जो संतान ऑफस्प्रिंग पैदा होगी उसका क्या जेंडर होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। आउट ऑफ 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 22 आर एग्जैक्टली सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। वो कौन से हैं, ऑटोसोम्स। बच्चे जो डिसाइड कर रहा है ना वो एक पेयर ऑफ है, उसको हम क्या बोलना है, X एंड Y क्रोमोसोम, ठीक है। उसको सेक्स क्रोमोसोम भी बोल देते हैं कई बार, ठीक है। अ पेयर ऑफ X क्रोमोसोम एंड आर प्रेजेंट ऑन फीमेल, मैंने बताया दोनों सेम होते हैं फीमेल में। एंड वेयर एज प्रेजेंस ऑफ X एंड Y क्रोमोसोम इज डिटर्मिनेंट ऑफ मेल कैरेक्टरिस्टिक। इसमें देखते हैं, ये चार्ट बना हुआ है यहाँ पर। सपोज फादर है, मैंने बताया फादर के पास डिफरेंट होते हैं X एंड Y क्रोमोसोम, मदर के पास दोनों सेम होते हैं X एंड X क्रोमोसोम। तो बच्चों जो गैमीट्स बनेगा, मैंने बताया था आपको, जहाँ हेट्रोजाइगस होते हैं वहाँ दो डिफरेंट टाइप्स के बनेंगे बच्चों, X एंड Y। वही काम आएंगे सारे सिद्धांत जो मैंने पहले बताए थे आपको। और मदर की बात करते हैं, दोनों सेम टाइप के बनेंगे X और X। अब बच्चों इनमें क्या होगा, जो गैमीट्स बन गए, जब जाइगोट्स की फॉर्मेशन होगी, हमने क्या बोला, एक चांस खेलते हैं, एटेंट ट्रायल खेलते हैं। क्या बनता है ये चांस, अगर हमने सर इस X की इसके साथ क्रॉसिंग कराई, XX हुआ, क्या बना, फीमेल, क्योंकि हमने बताया था सेम होते हैं दोनों, फीमेल बना बच्चों। जब हमने इस X के साथ इसके साथ कराई, फीमेल बना, ठीक है साहब, दो फीमेल हो गए। अब सर इसके तो हो गया ऊपर पूरा। Y का देखा बच्चों हमने, Y का देखा तो Y किसी के X के साथ X और Y हो गया, मेल रेस्पॉन्सिबल हो गया। Y का इसके साथ कराया, मेल रेस्पॉन्सिबल। सर ये का रिजल्ट निकल गया है 50% चांस ऑफ फीमेल चाइल्ड, 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल चाइल्ड।
मतलब दोनों के बराबर चांस हैं बच्चों। और ये डिसाइड कौन कर रहा है? ड्यू टू द क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द फादर, एक्स एंड वाई, वो रेस्पॉन्सिबल हैं कि जो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्लियर हो जाना चाहिए अब तक कि जो रेस्पॉन्सिबल होगा ऑफस्प्रिंग के जेंडर के लिए वो कौन होगा? फादर रेस्पॉन्सिबल होंगे। बच्चों इसको पढ़ो, रिवाइज करो, ठीक है। और आगे बताइए कौन सी वीडियो आपको चाहिए। थैंक यू।